नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम संस्कृत नाटकों का उद्भव एवं विकास इस विषय को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके विषय में जान लेते हैं कि संस्कृत नाटक क्या है। जैसा कि आपने अध्ययन किया होगा कि साहित्य शास्त्र में काव्य के दो भेद हैं, एक दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में आनंद की अनुभूति कल्पना मार्ग से प्राप्त होती है और जबकि दृश्य काव्य के द्वारा आनंद की प्राप्ति रंग मंच पर साकार रूप से होती है। इसी दृश्य काव्य को रूप या रूपक के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत इकाई में आप यह जानेंगे, इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति तथा विकास किस प्रकार हुआ है, संस्कृत नाटकों के विकास में किसका योगदान है। इस वीडियो के अध्ययन के पश्चात आप यह बता सकेंगे कि नाटक किसे कहते हैं, संस्कृत नाटकों का उद्भव एवं विकास किस प्रकार हुआ, महाकवि भास, शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष, हर्ष, भवभूति आदि महाकवियों का संस्कृत नाटकों में क्या योगदान है। नाटकों के द्वारा सहृदय सामाजिक को आनंद की प्राप्ति होती जो मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसकी उपयोगिता से परिचित करा सकेंगे। इस वीडियो के अध्ययन के पश्चात आप यह बता सकेंगे कि नाटक किसे कहते हैं, इनका उद्भव विकास किस प्रकार हुआ, उद्भव से संबंधित भारतीय एवं पाश्चात्य मतों को समझ पाएंगे। यह बता सकेंगे कि कालिदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कालिदास की रचनाओं के बारे में बता सकेंगे। भास, शूद्रक, अश्वघोष, हर्ष, भवभूति आदि के नाटकों के नाम बता सकेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं नाट्य शब्द का अर्थ क्या है। साहित्य शास्त्र में काव्य के दो भेद हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के द्वारा भावक किसी भी घटना या वस्तु का आंखों से देखा यानी आंखों से ज्ञान ग्रहण करता है, किंतु श्रव्य काव्य के द्वारा केवल श्रवण ही प्राप्त होता है। श्रव्य काव्य में आनंद अनुभूति कल्पना मार्ग से प्राप्त होती है, जबकि दृश्य काव्य के द्वारा इस आनंद की प्राप्ति रंग मंच पर साकार रूप से होती है। जिसका अभिनय किया जा सके उसे दृश्य काव्य कहते हैं। इसलिए कहा भी गया है दृश्यम तत्र अभिनयम। इसी दृश्य काव्य को रूप या रूपक सज्जा से भी जाना जाता है। रूपक शब्द की निष्पत्ति रूप धातु में अणमोल प्रत्यय के योग से होती है। ये दोनों ही शब्द साहित्य में नाट्य के द्योतक हैं और नाट्य शास्त्र में 10 रूप शब्द का प्रयोग नाट्य की विधाओं के अर्थ में हुआ है। अब यह प्रश्न उठता है कि नाट्य क्या है, तो 10 रूपककार आचार्य धनंजय नाट्य की परिभाषा इस प्रकार देते हैं, अवस्था अनुकृति नाट्यम, अर्थात अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं। अब चलिए जानते हैं दोस्तों नाट्य साहित्य का उद्भव। संस्कृत रूपकों के उद्भव एवं विकास का प्रश्न भी नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि के समान विवादास्पद है। अधिकांश विद्वानों का दृष्टिकोण है कि परमात्मा ने जिस प्रकार नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि की है, ठीक उसी प्रकार नाट्य विद्या की भी की है। नाट्य विद्या के संबंध में भारतीय तत्ववेत्ता मनुष्य यह अवधारणा रखते हैं कि इसकी उत्पत्ति के मूल में परमात्मा ही है। यहाँ हम भारतीय एवं पाश्चात्य मतों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उद्भव संबंधी जो भारतीय मत है उनको जान लेते हैं। सबसे पहला दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि नाट्य विद्या की उत्पत्ति के संबंध में शुभंकर ने अपने संगीत दामोदर में लिखा है कि एक समय देवराज इंद्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे एक ऐसे वेद की रचना करें जिसके द्वारा सामान्य लोगों का भी मनोरंजन हो सके। इंद्र की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा ने समाकर्षण कर नाट्य वेद की सृष्टि की। सर्वप्रथम देवादिदेव शिव ने ब्रह्मा को इस नाट्य वेद की शिक्षा दी थी और ब्रह्मा ने भरत मुनि को और भरत मुनि ने मनुष्य लोक में इसका प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार शिव, ब्रह्मा, भरत मुनि नाट्य विद्या के प्रयोजक सिद्ध होते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य विद्या के उद्भव के संबंध में कहा है कि सभी देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे जन सामान्य के मनोरंजन के लिए किसी ऐसी विधा की रचना करें। उनके इस कथन से ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य और सामवेद से गायन, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस ग्रहण करके इस नाट्य वेद नामक पंचम वेद की रचना की। 10 रूपककार आचार्य धनंजय ने भी इसी मत को स्वीकार किया है। भारतीय विद्वानों की यह मान्यता है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम इंद्रध्वज महोत्सव के समय पर नाट्य का अभिनय हुआ था। और दूसरा सिद्धांत है जो भारतीय मत का सिद्धांत है वह है संवाद सूक्त सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में संवाद प्राप्त होते हैं, जैसे यम यमी संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद, शर्मा पाणी संवाद, इंद्र मरुत संवाद, इंद्र इंद्राणी संवाद, विश्वामित्र नदी आदि प्रमुख संवाद हैं। तो यजुर्वेद में अभिनय, सामवेद में संगीत और अथर्ववेद में रसों की संस्थिति है। तो इन्हीं तत्वों से धीरे धीरे रूपकों का विकास हुआ है।
अब चलिए जानते हैं दोस्तों उद्भव संबंधी जो नाट्य के पाश्चात्य मत हैं उसके बारे में। संस्कृत नाटकों के उद्भव के संबंध में पाश्चात्य का जो विचार है वह सबसे पहला विचार है वीर पूजा सिद्धांत। पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर रिजवे का मत है कि रूपकों के उद्भव में वीर पूजा का भाव मूल कारण है। दिवंगत और वीर पुरुषों के प्रति सम आदर का भाव प्रकट करने की रीति ग्रीस, भारत आदि देशों में अत्यधिक प्राचीन काल से प्रचलित है। तो दिवंगत आत्माओं की प्रसन्नता के लिए उस समय रूपकों का अभिनय हुआ करता था, परंतु डॉक्टर रिजवे के सिद्धांत से विद्वान सहमत नहीं है। फिर दूसरा सिद्धांत आता है पाश्चात्य मत का प्रकृति परिवर्तन का सिद्धांत। डॉक्टर किथ के मतानुसार प्राकृतिक परिवर्तन को मूर्त रूप में देखने की स्पृहा ने इस सिद्धांत को जन्म दिया। इसके प्रबल समर्थक डॉक्टर किथ प्रकृति परिवर्तन से नाटक की उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं। कंसवध नामक नाटक में हम इसके मूर्त रूप का दर्शन कर सकते हैं, परंतु डॉक्टर किथ के इस मत को भी विद्वानों का समर्थन प्राप्त न हो सका। चलिए अब तीसरा सिद्धांत जानते हैं, पुत्तलिका नृत्य सिद्धांत। जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर पिसेल संस्कृत नाटक का उद्भव पुत्तलिकाओं के नृत्य तथा अभिनय से मानते हैं। सूत्रधार एवं संस्थापक शब्दों का नाटक में प्रयोग हुआ है। इन शब्दों का संबंध पुत्तलिका नृत्य से है, जैसे महाभारत, बाल रामायण, कथा, सरित सागर इत्यादि में दारुणमयी, पुत्तलिका आदि शब्दों का प्रयोग इस मत को पुष्टता प्रदान करता है, परंतु विद्वानों के मध्य यह मत भी सर्वमान्य न हो सका। अगला सिद्धांत है पाश्चात्य मत का छाया नाटक सिद्धांत। छाया नाटकों से रूपक की उत्पत्ति एवं विकास का समर्थन करने वाले प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर लूथर्स एवं क्रोनो हैं। अपने मत के समर्थन में वे महाभाष्य को प्रगाढ़ रूप में प्रस्तुत करते हैं। महाभाष्य में शौभिक छाया नाटकों की छाया मूर्तियों के व्याख्याकार थे, पर दूतांगत नामक छाया नाटक अधिक प्राचीन नहीं है, अतः इसे नाटकों की उत्पत्ति का मूल कारण मानना न्यायोचित नहीं। अतः विद्वानों का यह मत भी अधिक मान्य नहीं हुआ। अगला सिद्धांत है पाश्चात्य मत का मेपोल नृत्य सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक इंद्रध्वज नामक महोत्सव को नाटक की उत्पत्ति का मूल कारण स्वीकार करते हैं। पाश्चात्य देशों में मई के महीने में लोग वसंत की शोभा को देखकर एक लंबा बांस गाड़कर उसके चारों तरफ उछलते कूदते एवं नाचते गाते हैं। यह इंद्रध्वज जैसा ही महोत्सव है। जैसे ही उत्सवों से सनही सुनही नाटक की स्थिति उत्पन्न हुई है, परंतु दोनों महोत्सवों के समय में पर्याप्त अंतर है तथा इनके स्वरूप में भी परस्पर भिन्नता है, अतः यह सिद्धांत भी सर्वमान्य नहीं है। उपर्युक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त कुछ विद्वान लोकप्रिय स्वांग सिद्धांत तथा वैदिक अनुष्ठान सिद्धांत को भी रूपकों का उत्पत्ति का कारण मानते हैं, किंतु विद्वान इस मत से भी सहमत नहीं है। विद्वानों के उपयुक्त मतों के अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि रूपकों के उद्भव का विषय अत्यंत विवादास्पद है। प्राचीन भारतीय परंपरा नाट्य वेद का रचयिता ब्रह्मा को इंगित करती है और लोक प्रचारक के रूप में भरत मुनि को निर्दिष्टित करती है। आधुनिक विद्वान इससे भिन्न मत रखते हैं। यद्यपि यह माना जा सकता है कि इन मतों में से कोई मत नाटक की उत्पत्ति का मूल कारण रहा होगा, परंतु यह कहना अत्यंत कठिन है कि अमुक मत ही नाटक की उत्पत्ति का मूल कारण है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों नाटक का विकास। नाटक का विकास किस प्रकार हुआ। ऋग्वेद से ही हमें नाट्य के अस्तित्व का पता चलने लगता है। सोम के विक्रय के समय यज्ञ में जितने भी उपस्थित दर्शक थे उनके मनोरंजन के लिए एक अभिनय होता था। ऋग्वेद के संवाद सूक्त भी नाटकीयता का द्योतन करते हैं। यजुर्वेद में शैलुष शब्द का प्रयोग किया गया है जो नट यानी अभिनेतावाची शब्द है। सामवेद में तो संगीत है ही। इस प्रकार नाटक के लिए आवश्यक तत्व गीत, नृत्य, वाद्य सभी का प्रचार वैदिक युग में था। यह निश्चित है कि भारतीय नाट्य परंपरा के मूल उद्गम ग्रंथ वेद ही हैं। आदि काव्य रामायण नाट्य तत्वों का उल्लेख हुआ है। महर्षि वेदव्यास प्रणीत महाभारत में भी नट, नर्तक, गायक, सूत्रधार आदि का स्पष्ट उल्लेख है। हरिवंश पुराण में उल्लेख हुआ है कि कोबे रंभाभिसार नामक नाटक का अभिनय हुआ था, जिसमें सूर्य रावण के रूप में मनोवती ने रंभा का रूप धारण कर रखा था। मार्कंडेय पुराण में भी काव्य संलाप और गीत शब्द के साथ नाटक का भी प्रयोग हुआ है। संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में नट सूत्रों का उल्लेख किया है। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य कंसवध और बलिबंध नामक नाटकों का उल्लेख करते हुए शोभनिक शब्द का प्रयोग किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नट, नर्तक, गायक एवं कुशलीव शब्दों का प्रयोग हुआ है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य माने गए हैं, परंतु भरत मुनि ने सुप्रसिद्ध नाट्य शास्त्र की रचना की है। इसमें नाट्य से संबंधित विषयों का विधिवत विवेचन हुआ है। इन्होंने कोटल, सांडिल्य, वात्सम, धुर्तिल आदि आचार्यों के नाम का उल्लेख किया है। इससे
यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके समय तक अनेक नाटकों की रचना हो चुकी थी और नाट्य कला का विधिवत विकास हो चुका था। वेदों से लेकर भरत मुनि परिणीत नाट्य शास्त्र के अनुशीलन से हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत नाटकों की रचना पुरातन काल से होती चली आ रही है, परंतु परिष्कृत नाटकों की रचना ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में मानी जाती है। संस्कृत नाटकों में महाकवि भास के नाटक अत्यधिक प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए हैं। परिष्कृत रूपक रचनाओं में भास के रूपकों को प्राचीन माना जाता है। भास के पश्चात शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष, हर्ष, भवभूति, विशाखदत्त, मुरारी शक्तिभद्र, दामोदर मिश्र, राजशेखर, दिंगनाग, कृष्ण मिश्र, जयदेव, वत्सराज आदि आते हैं। उनके उच्च कोटि के नाटकों ने संस्कृत साहित्य की सम्यक श्री वृद्धि की है। यहाँ पर हम कतिपय कवियों के नाटकों पर प्रकाश डाल रहे हैं। सबसे पहला भास के नाटकों को जानते हैं। भास के नाटक विषय अनुसार 5 श्रेणी में आते हैं। सर्वप्रथम पहला जो है राम कथा आश्रित, इसमें 2 आते हैं, प्रतिमा नाटक, दूसरा अभिषेक नाटक। दूसरा महाभारत आश्रित जो है उसमें पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, कर्णाभार, दूत वाक्य और उरुभंग, ये सभी नाटक आते हैं। फिर भागवता आश्रित बालचरित नाटक है। लोक कथात्मक दरिद्र चारुदत्त और अविमारक नाटक है। उद्यन कथा आश्रित प्रतिज्ञा योग अंधरायन तथा स्वप्न वासवदत्तम है। इनके जितने भी नाटक हैं महाभारत आश्रित रूपक एक ही अंक में समाप्त हैं, अतः इन्हें एकांकी रूपक भी कहा जाता है। इन रूपकों का संक्षिप्त परिचय यहाँ इसी क्रम से मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहला प्रतिमा नाटक। यह नाटक है राम का वनवास, सीता हरण आदि अयोध्या कांड से लेकर रावण वध तक की घटनाओं का वर्णन इस नाटक में किया गया है। इस नाटक से प्राचीन भारत में कला विषयक नवीन वृत्तांत का पता लगता है। प्राचीन काल में राजाओं के देवकुल होते थे, जिनमें मृत्यु के अनंतर राजाओं की पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियों की स्थापना की जाती थी। इक्ष्वाकु वंश का भी ऐसा ही देवकुल था, जिसमें मृत नरेशों की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। कि कई देश से आते समय अयोध्या के समीप देवकुल में स्थापित दशरथ की प्रतिमा को देखकर ही भरत ने उनकी मृत्यु का अनुमान अपने आप ही कर लिया। इसी कारण इसका नाम प्रतिमा नाटक है। दूसरा है अभिषेक नाटक। ये क्या है? इसमें राम के राज्याभिषेक तक का किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड के कथानक का वर्णन किया गया है। इन दोनों नाटकों में बाल कांड को छोड़कर रामायण के शेष कांडों की कथा आ गई है। अब आता है जो महाभारत आश्रित है, पंचरात्र। यह नाटक है महाभारत की एक घटना को लेकर यह नाटक रचित है। द्रोण ने दुर्योधन से पांडवों को आधा राज्य देने के लिए कहा। दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की कि 5 रात्रों में मैं अगर पांडव मिल जाएंगे तो मैं उन्हें अपना राज्य दे दूंगा। द्रोण के प्रयत्न करने पर पांडव मिल गए और दुर्योधन ने उन्हें आधा राज्य दे दिया। यह घटना कल्पित है और महाभारत में नहीं मिलती है। दूसरा है दोस्तों मध्यम व्यायोग और दूत घटोत्कच, कर्णाभार, दूत वाक्य, उरुभंग जो नाटक है, ये नाटक महाभारत के विशिष्ट तत्त मानी घटनाओं से संबंध है। बालचरित नाटक है, कृष्ण के बालचरित से संबंध है। दरिद्र चारुदत्त है, धनहीन ब्राह्मण, मतलब जो धनहीन परंतु चरित्र संपन्न ब्राह्मण चारुदत्त है। और गुणाग्रहिणी वार वनिता जो वसंत सेना है, उसका आदर्श प्रेम वर्णन है इसमें दरिद्र चारुदत्त नाटक में। अभिमारक में प्राचीन आख्यायिका का नाटक रूप है, जिसका संकेत कामसूत्र में मिलता है। इस नाटक में अभिमारक तथा राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के प्रेम का वर्णन किया गया है और प्रणय का चित्रण बहुत ही सुंदर तथा सरस है। अगला है दोस्तों प्रतिज्ञा योग अंधरायन। कौशाम्बी के आखेट के प्रेमी राजा उद्यन को कृत्रिम हाथी के छल से उज्जैनी नरेश महासेन ने पकड़ लिया। इस रूपक में उद्यन के मंत्री योगंधरायन ने दृढ़ प्रतिज्ञा करके केवल राजा को ही बंधन से नहीं छुड़ाया, बल्कि कुमारी वासुदत्त का भी कपट से हरण कराया। मंत्री को दृढ़ प्रतिज्ञा तथा कुटिल नीति का यह सर्वश्रेष्ठ दर्शन मिलता है। अगला है दोस्तों स्वप्न वासवदत्तम। यह नाटक भास का सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित नाटक है। भास के उपयुक्त नाटकों में स्वप्न वासवदत्तम सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। इसमें उद्यन तथा वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। विशुद्ध प्रेम के वर्णन के अतिरिक्त नाटकीय घटनाओं का अद्भुत संयोजन इस नाटक की अपनी विशेषता है। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कालिदास के बारे में। कालिदास जी के नाटक विक्रम उर्वशीयम,
मालविका अग्निमित्रम तथा अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के प्रसिद्ध नाटक हैं। इनकी कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, नाटकीय संधि तथा रस परिपाक की दृष्टि से कालिदास के नाटक अद्वितीय हैं। मालविका अग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है। इसमें अग्निमित्र तथा मालविका की प्रणय कथा 5 अंकों में वर्णन है। विक्रम और स्पर्शियम 5 अंकों का नाटक है। इसमें पुरुरवा तथा उर्वशी की प्रणय कथा वर्णित है। अभिज्ञान शकुंतलम कवि का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें 7 अंक है। इसके 7 अंकों में दुष्यंत तथा शकुंतला के मिलन, वियोग तथा पुनर्मिलन का सुंदर वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतलम विश्व के सर्वोत्तम नाटकों में गिना जाता है। अगला परिचय शूद्रक का जानिए मित्रों। शूद्रक की एकमात्र रचना मृच्छ कटिकम है। इसमें कुल 10 अंक हैं, जिसमें सामान्य जनजीवन को आधार बनाकर सामाजिक पृष्ठभूमि का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस नाटक के 2 प्रमुख विभाग हैं। एक चारोदत्त और वसंतसेना का प्रेम तथा दूसरा आर्य की राज्य प्राप्ति। यह एक चरित्र प्रधान प्रकरण है। इसमें कुल 27 प्रकार के पात्र हैं, जिनमें राजकर्मचारी, चोर, सिपाही, सन्यासी, दासी, वैश्य, गणिका आदि विविध पात्र हैं। यह नाटक तत्कालीन जनजीवन की संपूर्ण झांकी प्रस्तुत करने में समर्थ है। अगला है दोस्तों श्रीहर्ष। महाकवि श्रीहर्ष की 3 नाट्य कृति अत्यंत प्रसिद्ध हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। इन 3 नाट्य कृतियों में रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटिकाएं हैं। इन दोनों में साहित्य में प्रसिद्ध वत्सराज, उदयन और वासलता की प्रेम कथा वर्णित है। इनकी तीसरी नाट्य कृति नागानंद में प्रसिद्ध ब्राह्मण कुमार जिमुत वाहन की करुणापूर्ण दान वृत्ति का गुणगान है। जिमुत वाहन नागों की रक्षा के लिए गरुड़ को अपना शरीर तक समर्पित कर देते हैं। अगला है दोस्तों भवभूति। भवभूति की प्रसिद्धि उनकी 3 रचनाओं के कारण ही रही है। उनकी उपलब्ध 3 रचनाओं में महावीर चरित और उत्तरामचरित 7 अंकों के नाटक हैं और मालती माधव 10 अंकों का एक प्रकरण है। उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। मालती माधव। भवभूति की प्रथम नाट्य कृति मालती माधव है। 10 अंकों का प्रकरण है। इसमें मालती और माधव के प्रेम कथा का वर्णन है। महावीर चरित यह 7 अंकों का नाटक है। इसमें रामचंद्र जी के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन है। मालती माधव की अपेक्षा यह नाटक अधिक संगठित है। अगला है दोस्तों सबसे प्रसिद्ध नाटक उत्तरामचरितम, जो भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें कवि ने अपनी कल्पना का प्रयोग करके अद्भुत सृष्टि की है। 7 अंकों में निबद्ध इस नाटक में रामचंद्र जी के उत्तरामचरित का वर्णन है। इसे महावीर चरित का उत्तर भाग ही समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, भट्ट नारायण का वेणी संहार और मुरारी का अनर्घ राघव, जयदेव का प्रसन्न राघव आदि अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं। दोस्तों इस वीडियो का एक सारांश आपको बता देता हूँ। इस इकाई को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को जानने के बाद आप जान चुके हैं कि नाटक किसे कहते हैं और किस प्रकार इसका उद्भव एवं विकास हुआ। इसके उद्भव के संबंध में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों का क्या मत है। साथ ही आपने यह भी जाना कि वैदिक काल से लेकर अब तक नाटकों का विकास हुआ, किंतु परिष्कृत नाटकों की रचना ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के पूर्वार्ध में मानी जाती है। संस्कृत नाटकों में महाकवि भास के नाटक अत्यधिक प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए हैं और परिष्कृत रूपक रचनाओं में भास के रूपकों को प्राचीन माना जाता है। भास के पश्चात शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष, हर्ष, भवभूति, शाकदत्त, मुरारी, शक्तिभद्र इत्यादि आते हैं। इनके उच्च कोटि के नाटकों ने संस्कृत साहित्य की सम्यक श्री वृद्धि की है, अतः इनके हम लोग ऋणी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।